हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें लाइन लिखी हुई है, प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, एक तो होता है इसमें ह्यूमन बीइंग और दूसरी कौन होती है इसमें फीमेल एनोफ्लीज। ठीक है, इसकी नीड इसको होती है, तब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होगी। अब इसमें होगा क्या, व्हेन फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग इट रिलीज प्लाज्मोडियम विच लिव्स इन इट्स बॉडी एज स्पोरोजोइड इन्फेक्शियस फॉर्म। तो जैसे ही कोई फीमेल एनाफ्लीज किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो उसकी बॉडी से जो प्लाज्मोडियम है वो रिलीज़ हो जाएंगे, और प्लाज्मोडियम इसकी बॉडी में किस फॉर्म में रह रहे होंगे, स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में इसकी बॉडी के अंदर होंगे। किसके अंदर है, अभी तक ये फीमेल एनोफ्लीज के अंदर है। बाइट करेगी तब ये स्पोरोजोइड्स उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, और यही क्या कहलाएगी, इन्फेक्शियस स्टेज कहलाएगी। किसी भी मतलब ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज ये कहलाती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई इन द लिवर सेल एंड फाइनली बस्ट द लिवर सेल, स्पोरोजोइड्स आर रिलीज्ड इन ब्लड। तो ये जो पैरासाइट्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगे और कहाँ पर होंगे, लिवर सेल में होंगे, और फाइनली लिवर सेल जो है वो फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और जो स्पोरोजोइड्स हैं ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो स्पोरोजोइड्स हैं मल्टीप्लाई किस तरीके से हो रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कंप्लीट हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ कंप्लीट होता है, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कंप्लीट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कंप्लीट होगा, एनाफ्लीज जो है, फीमेल एनाफ्लीज जो है उसकी बॉडी के अंदर होगा। तो अब पहला उसने क्या किया कि जो स्पोरोजोइड्स हैं वो बाइटिंग के थ्रू ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर पहुंच गए। अब वहाँ पर जाकर वो कहाँ पहुँचे, सीधे लिवर सेल में पहुँचे, और लिवर सेल में जाने के बाद क्या हुआ, लिवर सेल्स को उसने इन्फेक्शन डाल दिया वहाँ पर, और लिवर सेल जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगी तो क्या होगा, फाइनली वो बस्ट हो जाएगी, और उसमें से जो स्पोरोजोइड्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, पैरासाइट्स एंटर आरबीसी, क्योंकि अब जो लिवर सेल है पूरी तरह से बस्ट हो गई है, और अब वो कहाँ पहुँचेंगे, स्पोरोजोइड्स आरबीसी में पहुँचेंगे। ब्लड में मिली, और ब्लड में आपको पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब होती हैं, तो वो आरबीसी में पहुँचेंगी एंड फर्दर मल्टीप्लाई, और वहाँ जाकर भी क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। और वो भी कैसे हो रही होंगी, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, उनमें भी कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें हो रहा है हियर, एंड फाइनली बस्ट आरबीसी ऑल्सो। और फाइनली यहाँ पर क्या होगा, जो आरबीसी वो भी यहाँ पर जाकर बस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इसमें होगा क्या, द बस्टिंग ऑफ आरबीसी इज एक्म्पनीड बाय रिलीजिंग ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन। अब होगा क्या यहाँ पर कि जो आरबीसी हैं वो बस्ट होंगी, और उसके साथ साथ वो अपने अंदर से एक जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको वो रिलीज़ करेंगी। जैसे आरबीसी बस्ट होंगी तो ये अपने साथ क्या करेंगी, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ करेंगी, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस से मतलब यहाँ पर क्या है, जहरीले पदार्थ को, ठीक है, उसको ये रिलीज़ करेंगी, और उसको क्या कहेंगे, हीमोजोइन उसको कहेंगे, एसोसिएटेड विथ फीवर एंड चिल। अब जैसे ये हीमोजोइन वहाँ पर रिलीज़ होंगे तो क्या होगा, बुखार आएगा, और उसके साथ साथ ठंड लगेगी। ठीक है, जब ये ब्लड में इन्फेक्शन पहुँच गया, ब्लड में भी कहाँ पर, आरबीसी में पहुँच गया, तो वहाँ पर आरबीसी बस्ट होंगी, और एक टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि एक जहरीला पदार्थ वहाँ से निकलेगा, जिसे कहेंगे हीमोजोइन, और इसी हीमोजोइन की वजह से आदमी को क्या आता है, बुखार आता है और ठंड लगती है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इन द आरबीसी ओनली स्पोरोजोइड्स चेंज इनटू गैमेटोसाइट्स सेक्सुअल स्टेज, एंड नेक्स्ट है इसमें गैमेटोसाइट्स मल्टीप्लाई। अब देखो आरबीसी में जो क्या है, आरबीसी में जो स्पोरोजोइड्स निकले हैं, केवल आरबीसी वाले स्पोरोजोइड्स क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट्स को बनाएंगे। ठीक है, किसे बनाएंगे, गैमेटोसाइट्स को बनाएंगे। यहाँ पर दोनों टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, फीमेल वाले भी गैमीट्स बन रहे हैं और मेल वाले गैमीट्स भी बन रहे हैं। और कौन से स्पोरोजोइड्स किसमें, बस जो आरबीसी के अंदर जो स्पोरोजोइड्स हुए हैं वही किसमें तब्दील होंगे, वही होंगे गैमेटोसाइट्स में, और ये गैमेटोसाइट्स दोनों को बना रहे हैं, फीमेल वाले को और मेल वाले दोनों को बना रहे हैं। और ये आगे जाकर सेक्सुअली, इसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल स्टेज बोलते हैं। अब ये सेक्सुअल स्टेज के लिए कब तैयार हो गए हैं, अब क्या होगा, गैमेटोसाइट्स मल्टीप्लाई। अब आगे जाकर इसमें क्या होगा, गैमेटोसाइट्स अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से जो मेल और फीमेल वाले गैमेटोसाइट्स वो बढ़ते चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि गैमेटोसाइट्स वहाँ पर कंप्लीट बन चुके हैं, और ये किसके लिए तैयार हैं, अब
सेक्सुअल साइकिल के लिए तैयार है, लेकिन सेक्सुअल साइकिल जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट नहीं होगी। अब होगा क्या यहाँ पर, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, व्हेन द डिजीज्ड पर्सन इज बाइटेन बाई ए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, गैमेटोसाइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मॉस्किटो। अब होगा क्या कि ये जो है, जो जैसे ही कोई वहाँ पर क्या बन गए, गैमेटोसाइट्स मैच्योर हो गए हैं। अब जैसे किसी फीमेल एनोफ्लीज किसी डिजीज्ड पर्सन को काटेगी, जिसको पहले से मलेरिया हो रहा है, उसके अंदर गैमेटोसाइट्स पूरी तरह से बन चुके हैं। अब फिर से अगर किसी फीमेल एनोफ्लीज ने, मॉस्किटो ने अगर किसी डिजीज्ड पर्सन को काटा, तो जो गैमेटोसाइट्स हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, उस फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी के अंदर पहुँच जाएंगे, यानी कि जो फीमेल मॉस्किटो है उसकी बॉडी के अंदर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट अब वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी। किसके अंदर होगी, अब ये फीमेल एनोफ्लीज के अंदर होगी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, गैमेटोसाइट्स फर्टिलाइज एंड डेवलप इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो टू फॉर्म द स्पोरोजॉइड्स। अब ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये फर्टिलाइज होंगे, क्योंकि वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों वाले जो गैमेटोसाइट्स हैं बने हैं। अब उसकी बॉडी में जाकर उनमें फ्यूज़न हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। एंड डेवलप इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो टू फॉर्म द स्पोरोजॉइड्स। और मॉस्किटो की जो इंटेस्टाइन है, यानी कि जो आंत है, वहाँ पर जाकर ये विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और क्या बना देंगे, स्पोरोजॉइड्स को बना देंगे, जिससे कि स्पोरोजॉइड्स फिर से वो किसी आप हेल्दी पर्सन को काटेगी और वहाँ पर फिर से स्पोरोजॉइड्स को डाल जाएगी। द स्पोरोजॉइड्स आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। अब ये जो स्पोरोजॉइड्स है कहाँ पर आ जाएंगे, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये आ जाएंगे। एंड आर रिलीज्ड इनटू द हेल्दी पर्सन हु इज़ बाइटेन बाय दिस मॉस्किटो। अब ये किसी हेल्दी पर्सन के अंदर बाइट पहुँचेंगे, और कैसे पहुँचेंगे, जिस भी हेल्दी पर्सन को ये फीमेल एनोफ्लीज काटेगी, उससे क्या होंगे, ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं उसकी लार के थ्रू उस हेल्दी पर्सन के अंदर पहुँच जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये पूरा डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ कि इसको मतलब जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो जो है, उसने इसको काटा, उसमें से स्पोरोजॉइड्स रिलीज़ हुए, कहाँ पहुँचे, लिवर के अंदर पहुँचे, लिवर की सेल इन्फेक्ट हुई, लिवर की सेल जो बस्ट हो जाएंगी, उसमें से स्पोरोजॉइड्स फ्री हो जाएंगे। स्पोरोजॉइड्स जैसे ही फ्री हुए तो कहाँ पहुँचे, ये पहुँचे लिक्विड में। लिक्विड कौन सा, ब्लड के अंदर पहुँचे, और ब्लड में भी ये किसको टारगेट करेंगे, ये आरबीसी को टारगेट करेंगे। अब ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं आरबीसी के अंदर पहुँच गए। आरबीसी के अंदर पहुँचने से क्या हुआ कि इसमें क्या बने, इसमें जो है गैमेटोसाइट बने, और गैमेटोसाइट आगे जाकर क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट दोनों को बनाएंगे। अब ये जो गैमेटोसाइट है ये किसके लिए कंप्लीट हो जाएंगे, ये सेक्सुअल साइकिल के लिए हो जाएंगे। जैसे ही किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अब ये फीमेल एनोफ्लीज फिर से काटेगी, तो ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये किसके अंदर पहुंच जाएंगे, स्पोरोजॉइड्स यानी कि गैमेटोसाइट्स जो हैं वो अब कहाँ पहुंच जाएंगे, इस फीमेल मॉस्किटो के अंदर पहुंचेंगे। और फीमेल मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद क्या होंगे, फिर से इसके अंदर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से इसमें स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। और स्पोरोजॉइड्स फिर से जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी तो ये जो स्पोरोजॉइड्स है फिर से किसी उस आदमी के अंदर पहुंच जाएंगे जो भी हेल्दी है। और इस तरीके से जो इसकी साइकिल है वो कंप्लीट होती रहती है। आपको अगर ये डायग्राम याद है तो आपको पूरी थ्योरी भी अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे आगे इम्यूनिटी की। व्हाट इज़ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी से एक चीज़ तो आपके दिमाग में आई रही होगी कि इम्यूनिटी होती क्या है, जो मतलब डिजीज़ से हमारा एक तरीके से हम इसे ये कह सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो भी कोई बीमारी हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे उससे लड़ने के लिए जो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी हम इसको कहेंगे। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखो ये है व्हाट इज़ इम्यूनिटी। अब इसे ये तो मैंने आपको एक जनरल लैंग्वेज में बताया, बुकिश लैंग्वेज में इसको कैसे समझ सकते हैं। तो बुकिश लैंग्वेज में ये इस तरीके से लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। यानी कि बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है किससे फाइट करने के लिए, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए। बॉडी के अंदर जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी हम उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इम्यूनिटी है ये भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट से आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि जन्मजात है ना, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके अंदर आती है, उसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, अर्जित करते हैं, है ना, अर्जित इम्यूनिटी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी को कह सकते हैं जन्मजात इम्यूनिटी।
अब पहले हम इसमें समझेंगे इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होगा, इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये जन्म के साथ ही आती है, ये वाली जो इम्यूनिटी है ये कब से आती है, जन्म के टाइम पर ही आती है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड्स ऑफ बैरियर्स, इसमें 4 टाइप के बैरियर्स इसके अंदर बनते हैं और ये ज़्यादा ये स्पेसिफिक भी नहीं होती है। अब देखो इसमें इसमें 4 टाइप के बैरियर बनते हैं। तो पहला बैरियर कौन सा है इसमें, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है, स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स इनटू द बॉडी। अब देखो फिजिकल बैरियर में क्या होंगे, हमारे स्किन है और म्यूकस है। ठीक है, स्किन और म्यूकस क्या करते हैं, ये कोटिंग करते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यहाँ पर गैस्ट्रो से मतलब क्या है, स्टमक से, और इंटेस्टाइन से मतलब है आंत से, यानी कि ये जो जहाँ पर ये दोनों एरिया मिल रहे होंगे, गैस्ट्रो और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एरिया को कवर करेंगे। और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है ना, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो है हमारा, उसे भी ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और ये किससे प्रिवेंट करेंगे, माइक्रोब से, हमारी बॉडी के अंदर ये ना आए। अब देखो जैसे स्किन है, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है, तो वो कितने सारी हमें बाहर से जो मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सपोज़ करो अगर ये जो स्किन है अगर हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होती तो हम कितने ज़्यादा वीक होते, है ना। और साथ ही साथ जो म्यूकस है वो भी हमें प्रिवेंट करने का काम करता है। और ये सभी कहाँ पर इनकी लेयरिंग कहाँ होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होगी, यूरिकोजेनिटल ट्रैक्ट में होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, जिससे कि माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर ना एंटर करें और उससे हमारी बॉडी प्रिवेंट हो जाए। नेक्स्ट है इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये वाला जो हमने ऊपर वाला समझा है ना, फिजिकल बैरियर था। ठीक है, ये क्या था, फिजिकल बैरियर। अब ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल में होते हैं एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, है ना। हमारे जो स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है। एसिड यानी कि HCl है, म्यूसिन है ना, ये सभी क्या है, एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ऊपर वाले हमने फिजिकल बैरियर बता दिए, फिजिकल बैरियर समझाया था, और अब ये नीचे वाला कौन सा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो जो एसिड्स हमारे स्टमक में रिलीज़ होते हैं वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आ जाते हैं। दूसरा, जो माउथ में सलाइवा होता है ना, सलाइवा में क्या होता है, लाइसोजाइम और एमाइलेज उसमें होता है। और ये भी क्या करता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, माउथ के फूड के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें मारने का काम करता है। ऐसे ही टीयर के अंदर भी जो हमारे आँखों में आंसू होते हैं ना, उनमें भी क्या होते हैं, उनमें भी एक एंजाइम होता है जो क्या करता है कि कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी हमारी आँख में आए तो उसको मारने का ये काम करता है, उसे भी बोलते हैं लाइसोजाइम होता है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर कौन से होते हैं, तो ब्लड हैज़ ल्यूकोसाइट्स सच एज पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स मोनोसाइट्स एक्सेट्रा, एंड टिश्यू हैज़ मैक्रोफेजेस विच फैगोसाइटोज द माइक्रोब्स। अब देखो सेलुलर बैरियर्स में कौन से आ जाते हैं, जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होंगे, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, है ना। ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, सिंपली आप समझ ही रहे होंगे, ल्यूकोसाइट्स जो WBC से रिलेट करता है ये वर्ड, है ना। ब्लड में हमारे क्या होते हैं, WBC होते हैं। और जैसे कि ये क्या बनाएंगे, पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स को बनाते हैं। पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होती है ना, वो अगर हम WBC को अगर हम बेसिकली देखें तो वो 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। और ये भी फर्दर डिवाइड होती हैं इन 5 पार्ट्स। कैसे, जैसे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और ये लिम्फोसाइट्स, इस तरीके से होती है। लिम्फोसाइट्स भी होती है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स। तो ये सभी इस तरीके से ये ऐसे इसमें होंगी और ये भी क्या करती है, सेल्यूलर बैरियर का काम करती हैं। और टिश्यूज़ में क्या होंगी, मैक्रोफेजेस होती हैं। मैक्रोफेजेस भी क्या है, एक तरीके की जो हमारी बॉडी के अंदर आने वाले जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, उनसे लड़ने का, उनसे मतलब बचाने का काम करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे साइटोकाइनिन बैरियर्स। साइटोकाइनिन बैरियर्स कौन से होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफिरोन्स आर सिक्रीटेड बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स
दैट प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो ये साइटोकाइनिन क्या करती हैं, ये एक तरीके की क्या होती हैं, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। साइटोकाइनिन क्या है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरफीरोन हम इनको कहेंगे। अब ये जो इंटरफीरोन है ये कैसे आर सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है वहाँ से ये रिलीज़ होती हैं, वायरस से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है ये वहाँ से रिलीज़ होंगी और इनको क्या बोलते हैं, हम इंटरफीरोन कहते हैं। इंटरफीरोन क्या है, एक तरीके की प्रोटीन है और ये क्या करती हैं कि जो हमारे अंदर वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसको फैलने से, उसको हमारी बॉडी में वो ज़्यादा ना फैले, उसको स्प्रेड होने से क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं या रोकने का काम करती हैं। ठीक है, हमने क्या समझाया आपको इसमें, इन्नेट इम्यूनिटी समझाई, जिसमें हमने आपको 4 फॉर्म्स इसकी समझाई है। एक तो फिजिकल बैरियर समझाया, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर समझाया, तीसरा हमने इसमें सेलुलर जो बैरियर है उसको समझाया और उसके बाद हमने साइटोकाइनिन बैरियर को हमने इसमें समझाया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो आप समझ ही रहे होंगे, जो हमने इन्वायरमेंट से अर्जित की है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो जन्मजात नहीं है हमारे अंदर, एक्वायर्ड की है हमने कहाँ से, इन्वायरमेंट से हमें जो मिली है उसे हम कहते हैं। अब देखो ये क्या है, इट इज़ एक्वायर्ड विच मीन्स दैट इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एन एनकाउंटर विद इन अ पैथोजन बेस्ड ऑन मेमोरी। तो ये क्या होती है कि ये एक तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और जिसका मतलब क्या है कि जो भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया है उसको ये एनकाउंटर करने का काम करती है। और किस बेस पर एनकाउंटर करती है, मेमोरी बेस पर। अब मेमोरी बेस पर मतलब कैसे, जैसे मान लो चिकन पॉक्स है, वो आपको एक बार पहले हो चुका है, दोबारा अगर आपको होगा तो उसे आप बहुत कम टाइम में उसे, जैसे मान लो सबसे पहली बार जब आपको चिकन पॉक्स हुआ था तो 1 महीने में आप ठीक हुए थे। दोबारा अगर आपको हुआ, इन केस अगर हुआ है तो वैसे होता नहीं है ना, अगर हो गया तो क्या होगा, वो 15 दिन में ही आप सही हो गए। और 15 दिन में कैसे सही हो गए, ये मेमोरी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर बन गई। हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि ये वाला जो पैथोजन है ये तो हमारी बॉडी के अंदर पहले भी आया था, हमने पहले से इस तरीके से फ़ाइट की थी और अब हमें पता है कि इससे हमें कैसे फ़ाइट करनी है। तो जाहिर सी बात है कि पहले हम 1 महीने में सही हुए थे, अब हम इसको 15 दिन में ही इसको मार देंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड होती हैं, ये जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसी को हम क्या कहेंगे, इट इज़ पैथोजेनिक स्पेसिफिक। और ये कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल देकर कि मान लो पहले कोई जो चिकन पॉक्स का पैथोजन है पहले एंटर कर चुका है, दोबारा अगर वो एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में क्या बनेंगी, उसके लिए मेमोरी सेल्स बनेंगी। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक स्पेसिफिक बोला जाता है इसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे व्हेन अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट अ पर्सन लो इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। तो जब कोई पैथोजन पहली बार किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। उसकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी उसकी जो है इंटेंसिटी कैसी जनरेट होगी, लो इंटेंसिटी जनरेट हो जाती है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स हम उसको कहते हैं। क्योंकि पहली बार हमें कोई बीमारी हुई और उस वक्त क्या हुआ कि हम इतना ज़्यादा, हमारी जो बॉडी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, थोड़े से वीकनेस उसमें फील होती है, लेकिन फाइनली हम उससे बचाव कर लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर गॉड ने पहले से ही इतनी सारी सेल्स उसमें डाली हैं कि अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे किस तरीके से निपटना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स हम उसको कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें व्हेन द सेम पैथोजन अटैक अगेन। और पहले उसने क्या किया था, पहले वो हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है और अटैक कर चुका है और उस वक्त हमारी थोड़ी सी जो इम्यूनिटी है थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लेकिन फाइनली हमने उससे हम मतलब बच गए थे। किस तरीके से उससे हमें अपने आप को प्रिवेंट करना है तो ये हमने कर लिया था, तो उसी को हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कह रहे थे। अब जब दोबारा वो अटैक करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेंगी, मेमोरी सेल्स बनेंगी ना, मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बनेंगी और उस वक्त क्या होगा, इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। तो मतलब बहुत ही तेज़ जो हमारा इम्यून सिस्टम है बहुत तेज़ी से उनके लिए रिएक्ट करेगा, देयर बाई प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ द डिजीज़, जिससे कि हम जो भी डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर आएगी उससे प्रिवेंट वो आराम से उसको कर लेगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेस्पॉन्स हम उसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जैसे मैंने अभी आपको ये चिकन पॉक्स का एग्जाम्पल देकर समझाया, बिल्कुल वैसे ही होगा कि पहली बार में हम 1 महीने में सही हुए तो दोबारा हम 15 दिन में सही हो गए। क्यों सही हो गए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या बन गई थी, उसके लिए मेमोरी सेल्स बन गई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होती हैं, 2 टाइप की सेल्स इसमें
इन्वॉल्व होती हैं, पहली होती है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट्स। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ऊपर WBC के बारे में, जो ल्यूकोसाइट्स मैं बता रही थी, ल्यूकोसाइट्स बेसिकली पार्ट किसका है, वो WBC का पार्ट है। WBC कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। अब अगर इन्हें भी देखा जाए तो ये भी आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और किस में होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी आगे 2 टाइप में डिवाइड होती हैं, उन्हें बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कौन सी होंगी, इसमें 2 टाइप की सेल्स इनमें इन्वॉल्व होती हैं, वो हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये सब मैंने आपको क्लास 11th में समझाया है, यहाँ पर इसीलिए इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ सब। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो बुक खोलकर देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में, जो आई थिंक उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम करके उसका नाम है, उस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया है। अब नेक्स्ट है, इसमें हम बी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड द एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, एक टाइप की प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ हम उसको कहेंगे। और ये क्या करेगी, पैथोजन से फाइट करने का काम करती है। ठीक है, अब देखो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं। अब याद करो बच्चों, मैंने चैप्टर 6 समझाया था, उस चैप्टर 6 में मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटीन क्या होती है, एक तरीके की जो प्रोटीन बनती किससे हैं, अमीनो एसिड से बनती हैं। किससे बनती हैं, अमीनो एसिड से बनती हैं। और जब काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स आपस में आके जुड़ते हैं तो क्या बनेंगी, पेप्टाइड चेन बनेगी। और जब पेप्टाइड चेन और ज़्यादा लंबी हो जाती है तब क्या बनती है, प्रोटीन बन जाती है। समझ गए आप लोग। अब देखो बस यही मुझे आपको समझाना है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या एक टाइप की प्रोटीन्स हैं, स्पेसिफाइड प्रोटीन्स हैं। अब इसमें क्या होगा, विद 4 पेप्टाइड चेन्स, इसमें क्या होंगी, 4 टाइप की पेप्टाइड चेन्स होंगी, 4 टाइप की पेप्टाइड जो है चेन्स होंगी। और ये पेप्टाइड चेन किससे बन रही होंगी, अमीनो एसिड्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, अब ये 4 टाइप की चेन्स कैसी होंगी, 2 तो इसमें लाइट चेन होंगी और 2 इसमें हैवी चेन होंगी। ठीक, लाइट चेन और हैवी चेन इसमें 2 बन जाएंगी, हेंस डिनोटेड एज H2L2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको H2L2 क्यों कह रहे हैं, H फॉर 2 टाइम क्या है, हैवी हैं, हैवी चेन बन रही हैं, और L मतलब 2 इसमें कैसी चेन बन रही हैं, लाइट चेन बन रही हैं। और इसी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, H2L2। अब IgA, IgM, IgE, IgG वो इसमें नेम मेंशन नहीं, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द एंटीबॉडीज़। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एंटीबॉडीज़ का एग्जाम्पल है। और मैंने अभी आपको बताया एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीबॉडीज़ एक टाइप की प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे, दे जनरेट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और ये एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं या बनाती हैं। अब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, ह्यूमरल एक तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये एक टाइप का लिक्विड है ना, ये इस टाइप के ऐसे एक लिक्विड फॉर्म में ये रिलीज़ होंगी और किस में मिल जाती हैं, ये ब्लड में मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं और ये किस टाइप से, ये इसमें हमारे ब्लड में रिलीज़ होंगी और इन्हें क्या बोलते हैं हम, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हम इनको कहेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, दे हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये हमारी जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं या बी सेल्स जो हैं, है ना, बी सेल्स को हेल्प करती हैं, उनकी हेल्पर सेल्स आप इनको कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। और टी लिम्फोसाइट्स को किस में हेल्प करेंगी, ये एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करेंगी, एंटीबॉडीज़ में हेल्प करती हैं। दे जनरेट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या जनरेट करती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगी। अब देखो बच्चों, अगर टी लिम्फोसाइट सेल हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगी तो बी सेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं हो सकती हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स का भी उतना ही रोल है हमारी बॉडी के अंदर, या जितना कि बी लिम्फोसाइट्स का होता है। क्यों है, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट को क्या कर रही हैं, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए उनको मतलब इंड्यूस कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। अगर वो नहीं बनेंगी तो ह्यूमरल जो लिक्विड जो हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो बन रहा है वो भी नहीं बनेगा।
और ये एक और किस तरीके से हेल्प करती हैं, ये कैसे जनरेट होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे सेल के अंदर बनेगा, सेल से मिलकर बनने वाला जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और ये लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से हमारी बॉडी में जितने भी पैथोजेंस आते हैं, फॉरेन मटेरियल जो आते हैं, उनसे फाइट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ये आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।